अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और ख़ास करके माहौल का तो आजकल जनाब ज़्यादा ही ख्याल रखें, तभी आप ख़ुद भी ठीक रह सकते हैं और आपके चाहने वाले भी ठीक रह सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही होती है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप भी गुज़र रहे होंगे, उन मुश्किलात से, उन मुश्किलात से, उन मुसीबतों से कहीं ना कहीं आपका भी पाला पड़ता होगा ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी की कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनके बारे में आज हमने बात करनी है, जिनके मुतालिक जानना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक नाहमवार सफ़र का नाम है। इसमें फूल हैं तो बाज़-औक़ात कांटे भी हमें मिल सकते हैं, खुशियाँ हैं तो गम भी मिलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक मज़बूत और कमज़ोर लोगों को बार बार आज़माती है ताकि उनकी छांटी कर सके। मगर कभी कभार क्या होता है कि ज़िंदगी हमें ऐसे आज़माती है कि अच्छों की भी हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि ऐसी हालत में कुछ भी हमें समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, क्या ज़रूरी है हमारे लिए और क्या नहीं ज़रूरी है। और एक वक्त ऐसा भी आता है हमारी लाइफ में कि हम हर चीज़ से बिल्कुल उकता कर, थक कर कहीं तन्हा बैठने को तरजीह देते हैं, अपने साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। तो ऐसे ही मायूस कुन लम्हात में हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में मायूस होना या डिस्ट्रैक्टेड होना या फिर अपनी सही पटरी से उतरना बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई भी मायूब बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मगर इसी हालत में देर तक रहना नॉर्मल नहीं है। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं में जीना शुरू कर दें तो वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ये हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमने जाना कहाँ था, हमारा मकसद क्या था और हमारी पहचान क्या थी। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके ना दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वही मायने, वही जज्बा तलाश करें जो पहले हमारे पास होता था, जो पहले हमारे पास मोटिवेशन होती थी, उसको दोबारा से तलाश करने की कोशिश करें। वही सिमत, वही मकसद जिस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे होते थे। और अगर ऐसा ना हो सके तो हम अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर बैठते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी वो इल्ज़ाम तराशी करने पर लगा देते हैं और इल्ज़ाम ये देते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें उठने का मौका ही नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, कामयाब होने का मौका ही नहीं दिया। याद रखें कि उठना भी आपने खुद ही है और मौका भी आपने खुद ही बनाना है अपने लिए ज़िंदगी में। तो पहले पहल बिल्कुल छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग्स लेकर आएँ, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ राग़िब हों। और इस सफ़र में ये मत सोचें कि आपको इतना नहीं मिल रहा जितनी आप कोशिश कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप रिज़ल्ट्स पर कोई ज़ोर नहीं चला सकते हैं। एट द एंड चीज़ें वही आ सकेंगी, रिज़ल्ट वही निकलेंगे, नताइज वही निकलेंगे। एक तो जो आपकी किस्मत में है, दूसरा जितनी आप उस पर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जितना आप मीठा डालेंगे मतलब जितनी शक्कर, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। तो उसके हिसाब से ही जितनी आप कोशिश कर रहे होते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, एट द एंड जो रिज़ल्ट निकलता है उसी के मुताबिक निकलता है। तो आपने बस ये सोचना है कि दोबारा जो हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अपने ट्रैक से उतर गए हैं, उस पर ख़ुद को किस तरह लेकर आना है, वापस किस तरह लेकर आना है, और वही करते चले जाए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप अपने जो रास्ते हैं ना उनको क्लियर आउट करें, उनमें हाइल जो रुकावटें हैं उन्हें ये समझें कि आपको मौका मिल रहा है। अगर ये रुकावटें आप पार कर जाते हैं ना, तो ये समझें कि आप मजबूत बनते जा रहे हैं। चाहे बार बार कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप नाकाम भी हो रहे हैं ना, तो आपने कभी ये सोचना नहीं है कि आप हार गए हैं। कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता ज़िंदगी में जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते हैं। तो इसलिए खुद कभी हार नहीं माननी है, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश किया करें,
हर बार अगर आपको लगता है कि इस बार भी हम हार जाएंगे, इस बार भी हमसे नहीं हो पाएगा, नाकामी हासिल करनी पड़ेगी, नाकामी का सामना करना पड़ेगा, तो करें। एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में रिस्क ज़रूर लें। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ ये सोचेंगे कि हम कामयाब नहीं हो सकते, हम हार जाएंगे, लेकिन आप उसके बारे में कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई पहला कदम ही नहीं उठा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप अपने जहन में ही हार चुके हैं ना, आपने तो पहले ही हार मान लिया, आपने तो पहले ही अपने जितने भी हथियार थे वो तो डाल दिए, आप तो मैदान में उतरे ही नहीं है, तो आपको कैसे पता कि आप हार सकते हैं या जीत सकते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में छोटे छोटे रिस्क लेने की ज़रूरत है हमें, और लेने भी चाहिए। पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए, और यही ज़िंदगी है। मुसलसल का नाम ही ज़िंदगी है, चलती का नाम ही ज़िंदगी है। रुकती, जहाँ पे ज़िंदगी रुक जाती है ना, इसका मतलब है कि आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरे ख्याल से कि जब तक हम ज़िंदगी में चलेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एक ही जगह रुक जाएंगे ना, तो उसका तो मज़ा ही नहीं है। जब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश में, जिद्दोजहद में लगे नहीं रहेंगे। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी आज भी आपसे बातें करनी है, टॉपिक पर डिस्कशंस करनी है, बहुत सारे गेस्ट से आज भी आपकी मुलाकात करानी है। लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब वो कहते हैं ना कि शक्ल पर मत जाएं, बस अफादियत देखें, क्योंकि देखने में ये बहुत दिलकश नहीं है, और ना ही इनका जो जायका है वो दीगर फ्रूट्स की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यही वजह है कि हम सयाही माइल ब्राउन छिलके में छिपी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो सर्दियों में हमें गली कूचों में, रेडियों पर भी बिक रही होती नज़र आती हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब सिंघाड़ों की, जो आजकल मौसम की मुनासबत से बड़े ही बाआसानी और वाफर मिकदार में बड़े सस्ते हमें मिल जाते हैं। और वैसे इसके जायके की अगर बात की जाए तो कुछ लोग इसकी खस्ता साख्त और मीठे नारियल जैसे जायके को बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग इसके ग़िज़ाई फ़वाइद के बारे में आगाह हो ना, तो फिर बहुत ही कम ही इसे एक जानिब रखना पसंद करेंगे। मतलब हमारे घरों में इतना यूज़ नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनूबी एशिया में वाफिर मिकदार में पाया जाने वाला ये फल सिंघाड़े के नाम से जाना जाता है, और बाज़ इलाकों में इसे पानी फल के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसके अलावा भी इस फल के मुतअद्दिद नाम है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, सिंघाड़े की अफादियत, ग़िज़ाई अहमियत क्या है, किस तरह खाना चाहिए हमें, और कौन कौन से लोग इसका इंटेक कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनाहिल हैं, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिनाहिल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मिनाहिल, सिंघाड़े जिन्हें पानी फल भी कहा जाता है, वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, तो मुझे बताइएगा कि इसकी ग़िज़ाई अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें से मिलती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो हम लोग आजकल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन्स का, तो उसका अल्टरनेटिव जो है हमारे पास आजकल सिंघाड़ा आया हुआ है। बहुत सारे लोग शौक भी होंगे कि जैसे कि आजकल खांसी का बड़ा मसला है। हाँ मुझे जी। खुद आजकल जो है वो खांसी का मसला हो रहा है, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिंघाड़ों का। वाह ठीक है, वाह। तो ये इस तरह से जी, तो ये इस तरह से ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक हाँ है, और अंदर से थोड़ा व्हाइटिश सा आपको नजर आ रहा हाँ होगा। हाँ। हैं। इसके साथ साथ इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। दानों का हमें बड़ा मसला रहता है सर्दियों में, क्योंकि हमारी वाटर इनटेक अच्छी नहीं होती, नहीं, तो आप ये दिखा तो हाइड्रेशन में रही है मिनाहिल, आपने खाया भी है सुबह सवेरे के नहीं? आ, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ आप हमें दिखा रही हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखा रही हैं, आपने खाया भी है ना सिंघाड़ा? नहीं नहीं, मैंने बस अभी थोड़ी देर तक खाऊंगी, अभी नाश्ता किया था, हाँ। तो अभी मैं सिंगाड़े का इस्तेमाल करूंगी। तो क्योंकि जो है खांसी मुझे बहुत ज्यादा हुई हुई है आजकल, तो अच्छा, मैं तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। और इसके हाँ साथ ये साथ जो हमारे बेनिफिशियल है, आपने ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट हमें बताया भी है, क्योंकि खांसी का प्रॉब्लम आजकल हर किसी को है, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो खांसी के लिए कितना अच्छा इम्पॉर्टेंट है इसकी कितना खाना चाहिए फिर अगर खांसी हमें भगानी है तो? ठीक है, आप 10 से 15 सिंघाड़े खा सकते हैं एक दिन में। इससे हम्म। ज्यादा आपने नहीं खाने। ठीक है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा, इसका पाउडर बना दिया। हाँ, और उसको आपने बेशक चाय में डाल लें, बेशक जूस में डाल लें, पाउडर कैसे टीस्पून इस तरह। बनाएंगे मिनाहिल इसका हम?
पाउडर इसको आपने पहले तो इसको तैयार करना है अपने लिए। तैयार किस तरह से करना है कि आपने पानी को उबालना है चूल्हे पे, हम्म। और उस पानी के अंदर आपने डाल देना है, एक प्याली को रख देना है ऊपर, ठीक है, और मतलब स्टीम करना है। अच्छा। और उसके ऊपर आप एक कपड़ा रखेंगे जिसके अंदर आपने अपने सिंघाड़े रखने हैं, और हम्म। ये सिंघाड़े स्टीम होके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपके लिए, हम्म। ठीक है। फिर उसको बेशक आप पाउडर फॉर्म में कर लें, बेशक आप उसकी पतली फॉर्म बना लें, या मेरी तरीके से जैसे मैं खा रही हूँ इस तरह से आप लोग खा लें। हम्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। सिर्फ खांसी में ही ये हेल्प नहीं करता, और भी बहुत सारी कंडीशंस है हमारे पास। जैसे हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आ जाती हैं, हम्म। जो अपने बच्चों को दूध सही तरह नहीं पिला पा रही होती, उनकी दूध की मिकदार इतनी नहीं हो रही होती, तो इससे उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जो ये भी प्रेग्नेंट बड़ी वुमेन अच्छी है, इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, हाँ, खास तौर पर जो ब्रेस्ट फीडिंग पे इस वक्त माएँ हम्म, हैं हम्म, उनके लिए। तो ये वो फिर इसका डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और कितना मतलब जी क्वांटिटी जी, कितनी होनी चाहिए फिर इसकी? सबके लिए जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी, 10 से 15 सिंघाड़े एक अच्छा। दिन में है, हाँ। और इसके साथ साथ जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे होते, हाँ हाँ। उनके लिए भी बहुत है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है जो हमारी वाओ। ओवरी को जाके हेल्प आउट करता है और कंसीव हो जाता है। और तभी तो इसको आजकल अच्छा, मैजिकल आप कह रहे हैं। इसको इतना मतलब ये इसके अंदर इतने फायदे छुपे हुए हैं, इतने हम्म, चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन ये हमारे घर में बड़ा निग्लेक्टेड फील कर रहा होता है। मतलब हम लोग ऐसा चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम्म, ना ही इसका इनटेक इतना करते हैं, क्योंकि आते भी थोड़ी ही टाइम के लिए हैं। तो हम लोग अगर हम्म, घर आ गए तो खा लिए, वरना नहीं खाते हैं। बल्कि इसका तो मेरे ख्याल से जितनी इंपॉर्टेंस आप बता रही हैं, ग़िज़ाई अफादियत आप बता रही हैं, इसका तो इस्तेमाल हमें रोजाना की बुनियाद पर करना चाहिए अपनी डाइट में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये आपको और बहुत सी चीजें दे रहा है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, हम्म। कैल्शियम है, राइबोफ्लेविन है, जिंक है, विटामिन ई है, जो हमें आम चीजों से नहीं मिल रहा होता। हाँ। जो लोग कहते हैं ना दवाइयाँ बड़ी कड़वी कड़वी हैं या हमसे हम्म। सप्लीमेंट नहीं खाया जाता, तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है। हम्म। ना सिर्फ ये सारी चीजें, बल्कि आपको बालों के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे आजकल मैं भी स्कार्फ लेती हूँ, सर्दियां हैं, हाँ हाँ। ड्राई हो गई है स्किन बहुत ज्यादा, सर की तो बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। आपके हेयर्स को शाइनी भी रखेगा, और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों को थायराइड का मसला होता है, हम्म। क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, हमारे पास पोटेशियम है, ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारे पास थायराइड में हेल्प करता है। आपने देखा होगा अक्सर थायरॉक्सिन जो है, वो जो थायराइड के लोगों के लिए होती हाँ है, वो हाँ। शॉर्ट हो जाता जी। है बस मार्केट में ना। तो उसका अल्टरनेटिव आजकल ये आया हुआ है, और वही लोग इसको ज्यादा खरीद भी रहे हैं। पता है, बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की है। हम्म। क्योंकि जो आपको तो पता है, जो वैसे भी थोड़ी लेस कॉस्टली चीजें जी होती हैं, जी। हमारा ध्यान की तरफ नहीं जाता कि शायद ये हमें कोई फायदा नहीं दे सकती। हाँ। लेकिन अब देखना, इनकी प्राइस भी जो है वो बहुत जल्द इंक्रीज हो जाएगी इसके फायदे देखने के अगर बाद। अगर लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा इसमें कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ें हैं जो हमारी हाँ, हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि हम्म। इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये हमारे स्टमक के लिए, हमारे मैदे के लिए भी बड़ा अच्छा है। हाँ, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता हम्म। है या उनको यूटिन इन्फेक्शन रहती है, ये ना क्लीनिंग करता है, हमारे ब्लड को अच्छा। साफ करता है। कहते हैं ना कि आप साफी पी लो, हाँ तो हाँ। साफी का भी अल्टरनेटिव आया हुआ है आजकल। ये आपके खून को जो है वो बिल्कुल ठीक रखेगा, आपकी टॉक्सिसिटी को बाहर करेगा हम्म। बॉडी से, और ब्लड पीएच लेवल बहुत अच्छे रखेगा। जी, इतने फायदे हैं कि मैं वाह। अभी शुरू हूं, तो हमारा मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम ही इसके फायदों पर नहीं तो होगा। फिर तो इसके मतलब मैं तो कहूंगी कि आप इसके जितने भी फायदे हैं ना वो सारे बताएं, ताकि हम इसे अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकें और इसको अपनी डाइट में इसका जो ना इनटेक करें। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है, जब हम किसी के घर जाते हैं हम्म। इयादत करने, तो हम लेकर जाते हैं फूल, हम लेकर जाते हैं फल, हाँ। फ्रूट्स, ठीक है। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो आप ये सिंघाड़ों को लेकर जाएं और उनको दें, क्योंकि जो जिन लोगों को सर्जरी हुई होती है या जिनके हम्म। बॉडी पे कट होते हैं, उनके लिए सिंघाड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा। देखा गया है कि जिन लोगों की सर्जरी, कट्स या बॉडी में कोई भी इसी किस्म का मसला है, हाँ। जो हमें एक्सीडेंट्स के बाद आता है, नहीं उठ पाते बेड से, या बोन्स में बहुत ज्यादा हम्म। वीकनिंग है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
मिनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, और ख़ास तौर पर जनाब सिंघाड़ों के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं जिन्हें हम बहुत हल्का ले रहे होते हैं, निगलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे घरों में आते हैं तो उनके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ग़िज़ाई अफादियत कितनी ज़्यादा, आज हमने उसके ऊपर बात की है कि वो माओं के लिए इतने अच्छे हैं, बच्चों के लिए इतना अच्छा है। अब हर कोई इसको खा सकता है कि इसके अंदर इतनी चीज़ें मौजूद हैं, आपके मैदे के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, तो और क्या ही आपको चाहिए। तो एक तो सस्ता भी आपको मिलता है और जल्दी पक भी जाता है, लेकिन इनटेक इसका आपने बड़ा ही ध्यान से करना है। और आज हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है कि इसको किस तरह खाना चाहिए, किस तरह पकाना चाहिए, और किन किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा। दूसरा उन्होंने जिस तरह बात की है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो लोग इसका इनटेक मत करें, उनको और ज़्यादा जो उनकी कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। तो मिनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद थी। मिनाहिल, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करा रहे हैं, चलाइए चलते हैं उनकी तरफ और जो किताब का अहवाल उनसे जानते हैं। जी शुक्रिया मुनीबा। आपको एक गज़ल सुनाते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि आज हम कौन सी किताब को डिस्कस कर रहे हैं। गज़ल आप सुन के खुश होंगी। जनू से खेलते हैं, आगही से खेलते हैं, यहाँ तो अहले सुखन आदमी से खेलते हैं। तमाम उम्र ये अफसरदगाने महफल गुल, कली को छेड़ते हैं, बेकली से खेलते हैं। जो खेल जानते हैं उनके और हैं अंदाज़। ये शेर देखिएगा क्या अच्छा है। जो खेल जानते हैं उनके और हैं अंदाज़, बड़े सुकून बड़ी सादगी से खेलते हैं। ये जो शेर मैंने आपको सुनाया है, ये मुझे सबसे पहले हमारे दोस्त हैं आबिद हुसैन आबिद कामरेड, बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने अनारकली की एक नशिस्त में सुनाया और साथ ब्रायन लारा की मिसाल दी। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप जिस भी अजीम फ़नकार को देखेंगे, कोई भी किसी भी उसका यॉनरा का वो आर्टिस्ट होगा, उसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो बड़े बड़े शाहकार होते हैं उनमें उन्होंने मेहनत की होती है। लगता यही है कि वो बड़े बड़े सुकून और बड़ी सादगी के साथ खेलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में उसके जो कमेंटेटर होते थे वो ये कहा करते थे कि इनको देख के लगता है कि बैटिंग बेहद आसान काम है। तो ये महबूब ख़ज़ां का मैंने आपको हवाला दिया। आबिद हुसैन आबिद से हमने महबूब ख़ज़ां का जो ये शेर है सबसे पहली दफ़ा सुना। और अनारकली में हमारी महफ़िलें होती हैं, टी हाउस में और उसके बाद अनारकली में, तो महबूब ख़ज़ां के बारे में पहला तारुफ़ जो था वो मेरे लिए यही शेर था और मैं महबूब साहब की शायरी में इस शेर के ज़रिए से दाखिल हुआ। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हैरत के दर वाह होते गए। आप जानते हैं कि बड़ी शायरी या अजीम शायरी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसमें आफाकी हक़ाइक़ वो रिवील किए जाते हैं, मुनकशिफ होते हैं। तो ये जो शेर आपको खाकसार ने सुनाया है, इससे आपको लगेगा कि ये वाकई एक आफाकी उसूल है कि जो जितना बड़ा फ़नकार है, जब वो महारत के साथ अपना काम कर रहा होता है तो आपको लगता है कि बहुत मामूली काम कर रहा है, बड़ी सादगी से कर रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि वो मुसीबत में गिरफ़्तार है और बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। जितने बड़े लोग हैं ये आप देखें कि बड़ी अच्छी बात, बल्कि मुझे याद आ गई, वासिफ साहब ने ये कहा कि ये जो शेक्सपियर हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये ख़ुद किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। तो ये बड़े लोग इसी तरह ही होते हैं, बड़े सुकून और सादगी से, क्योंकि उनको फितरत की तरफ से कुछ चीज़ें वदीयत होती हैं। ये महबूब ख़ज़ां साहब के बारे में ये सारी तफसील इसलिए आज आपके सामने अर्ज़ की कि जो मेरे हाथ में किताब है ये मंज़िल सुबह इसका नाम है, और ये अदनान बशीर साहब ने, जो माशाल्लाह आप डॉक्टर बन चुके हैं, अदनान बशीर साहब ने इसकी तहकीक और तदवीन की। और ये किताब है दरअसल बाक़ियात महबूब ख़ज़ां की। महबूब ख़ज़ां कम लिखते थे और बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का, जो एक बड़ा आदमी हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि जो मैंने लिखा है उसको पब्लिश करवाए या ना करवाए। हमारे दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे मोहम्मद खालिद, उन्होंने, वो बड़े शानदार आदमी थे, वो नक़ाद भी बहुत अच्छे थे और वो शायर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने किताब इसलिए शाया नहीं करवाई कि वो ये समझते थे कि वो एक उस मयार की शायरी नहीं है जिस मयार को वो अचीव करना चाहते थे। तो ये आदमी का मसला होता है हर बड़े फ़नकार का कि वो सेटिस्फाई नहीं होता, चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, ये वाली बात होती है। तो महबूब साहब के यहाँ भी यही मसला पाया जाता है। इस किताब में अदनान साहब ने क्या किया कि उनका जो मतरूका या बाक़ियात जो कलाम है उन सब को इकट्ठा करके शाया कर दिया, और उसमें साथ उन्होंने लिखा भी कि हम इसको 1949 से 2007 तक का जो कलाम है वो
जहाँ कहीं भी उनको किसी रिसाले में पब्लिश मिला या किसी मजमून में पब्लिश मिला तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। ज़ाहिर है ये बड़ा एक्सटेंसिव काम है, अरकरेज़ी का काम है, रिसर्च का काम है, और साथ ही साथ अदनान साहब के अंदर जो एक शेरी ज़ौक़ है वो कहना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। अदनान ख़ुद बहुत अच्छा शायर है, आप उसको उसकी शायरी को सुनेंगे, उसको देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसी खूबसूरत शायरी करता है। वो जो एक नामालूम की तरफ का सफ़र है और नामालूम के साथ मुकालमा है उसका, वो बड़ा ही शानदार और हैरत अंगेज़ है। और अदनान बशीर की खुश नसीबी कि उसको इसका दोस्त हमाद न्याज़ी वो मैसर आया, और इस किताब को छापने के लिए हमाद न्याज़ी ने कोलाज जो अपना इदारा है वो पेडस्टल फ्राहम किया। तो मिल मिला के ये एक महीन सी एक छोटी सी किताब है। ये महबूब ख़ज़ां साहब का वो कलाम है जो कि कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, वो उन्होंने शाया करके एक किताब की सूरत में हमारे सामने पेश कर दिया है। फ़हीम शनास काज़मी साहब ने अब कुल्लियात शाया करने का इरादा किया है कि, और हो सकता है कि ये जब मैंने ये पढ़ा तो इसमें तो ये लिखा है 1 साल 1.5 साल गुजर गया है, तो हो सकता है कि अब तक वो कुल्लियात आ भी गए हों। अगर आ गए हैं तो मुझे अदनान साहब बता दें तो हम उसको भी किसी दिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। महबूब साहब की शायरी के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं, ओरिएंटल कॉलेज का हवाला आता है कि वहाँ के दोस्त हैं वो कोई एमए का थीसिस कर रहे हैं। अब एक एमफिल पे भी उन पे एमफिल का भी थीसिस इसमें अदनान ने जिक्र किया है। तो ये ओरिएंटल कॉलेज की बड़ी मोहब्बत से इन्होंने जिक्र फरमाया है। डॉक्टर ज़ियाउल हसन को जब हमारे अहद में ओरिएंटल कॉलेज आया, यानी हमने जब वहाँ जाना शुरू किया तो वहाँ पे हमारी डॉक्टर ज़िया से मुलाकात होती थी, डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब होते थे, डॉक्टर मोहम्मद नासिर होते थे फ़ारसी वाले। तो इस तरह ये एक खूबसूरत किताब है। मेरा ख्याल है कि जो उर्दू शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बेहतरीन किताब है। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर बिज़नेस करना ख़ासा मुश्किल समझा जाता है। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान में आपने बिज़नेस करना है तो आपके पास भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिज़नेस स्टैंड कर सकते हैं और उसको आगे लेकर चल सकते हैं। और अगर इसी पर राय में बात कर ली जाए ख़ासतौर पर यंगस्टर्स की, नौजवानों की, तो जब वो अपनी डिग्री भी हासिल कर रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उनका सबसे पहले माइंड यही बनता है कि हमने जैसे ही डिग्री हासिल करनी है, पास आउट होना है, तो हमने अपना बिज़नेस करना है, अपना बिज़नेस करना है। अगर समहाउ बिज़नेस नहीं कर पाते हैं तो वो जॉब करना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो जॉब भी कर रहे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में यही होता है कि इसको रखते हुए साथ साथ अपना बिज़नेस कर लें, फिर उसको इस्टेब्लिश करें और उसके बाद फिर जॉब ख़त्म कर दें और अपने बिज़नेस पे ध्यान दें। लेकिन बिज़नेस शुरू हो जाता है, बिज़नेस शुरू होने के बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उनके अंदर। बहुत सी ऐसी रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान में बिज़नेस फेल हो जाते हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो रिस्क ही नहीं ले पाते हैं कि दोबारा से उसके हवाले से इनिशिएटिव लिया जाए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जो ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल है वो किस तरह अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकती है। क्या आप कम वसाइल में रहकर भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं? उसके लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक्स चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सलाहियतें, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने बिज़नेस को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस पर आज बात करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं एम फवाद साहब। फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो यहाँ पर बिज़नेस करना खासा मुश्किल है। पहले उसको लेकर आना, मार्केट करना, और उसके लिए एक भारी भरकम हमें पैसा चाहिए होता है, फिर ही हम उसमें स्टैंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, फेल होते क्यों हैं पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बिजनेसेस? पहले ही जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को जॉब नहीं मिलती है, फिर जब वो बिज़नेस की तरफ आते हैं तो उनका बिज़नेस फेल हो जाता है, बंद हो जाता है कुछ देर बाद। क्या वजह है इसकी? वैसे तो जॉब की जैसे आपने बात की, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं, हमने जो इतने प्रोग्राम्स किए हैं वो उसको फॉलो करते हुए जॉब अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जहाँ तक बिज़नेस की बात है, इसमें 2-3 हिस्से होते हैं मुनीबा। नंबर 1 कहा जाता है कि दुनिया भर में जिन जिन ममालिक में बिजनेसेस को, अमेरिका में भी इस वक्त जो सिर्फ 10% के करीब है जो बड़े बिजनेस लेके आ रहे हैं। हालांकि
ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारे बिजनेसेस वहाँ से आ रहे हैं, जो इवन प्रोडक्ट वगैरह के बिजनेस भी वहीं से आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी में 10 to 20% के दरमियान कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। बाकी छोटा ताजर कंट्रीब्यूट करता है, दुकान वाला और जिन्होंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टार्टअप शुरू किए होते जी हाँ, हैं। तो वो इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं। दैट इज वाई जितने भी ममालिक हैं बड़े, वो ज़्यादा फोकस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हाँ, पर। एग्जैक्टली। तो बदकिस्मती ये है, मैं इसलिए ये बात कोट कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगर दुनिया के 150 मुल्क हैं तकरीबन जो इसमें रेट करते हैं, तो उनमें से पाकिस्तान 140 के बाद आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। टॉप पे है न्यूजीलैंड इस वक्त, नॉट इवन अमेरिका। तो न्यूजीलैंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी हुकूमत की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी आसान हैं कि आपको कर्जे भी आसान शराइत पे मिलते हैं, काम करने में भी आसानी होती है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच भी सकते हैं। हमारे यहाँ पर 140 के बाद अगर हम आ रहे हैं तो आप सोचें कि कितनी स्ट्रगल करना पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं देखूँ तो पिछले तकरीबन 6-7 साल से ये मियां नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर शुरू किया था, फिर इमरान खान साहब ने भी कंटिन्यू किया, आई होप अभी भी वो ऐसे चल रहा है, वो है लोन मिल जाता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। वो अपना एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम आप डेवलप करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपको मिल जाता है, जिसमें एटलीस्ट पहले साल में आपको रिटर्न नहीं करना होता, उसके बाद फिर आपको आसान शराइत पे होता है। तो अगर आपको सरमाए की, जैसे आपने शुरू में बात की कि वो कमी है, तो आप वो ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। बट नॉट टू फॉरगेट, लोन इज लोन, लोन इज लोन, वो आपको रिटर्न करना ही करना है। ये जरूर है कि बिजनेस में हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जो पहला साल होता है वो मुश्किल होता है, वो आपको डाउनफॉल ही रहता है, दूसरे में आप बैलेंस करते हैं, तीसरे में आप जाते हैं प्रॉफिट पे, और ग्रो उसके बाद करना शुरू करते हैं। तो आपने उन 1-2 सालों में आपको लोन शुरू हो जाएगा दूसरे साल से वापस करना, तो यू विल हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं ये कहता हूँ कि इसको आप जहन में रखें, क्योंकि ये आपके इख्तियार में है नहीं, गवर्नमेंट का कानून है, वो जब चाहेंगे उसको अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, उस पर आपका इख्तियार नहीं है। आपके इख्तियार में जो चीज़ें हैं उनको जहन में हम रख लेते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, सबसे पहले ये जहन में रखें, 2 तरह के बिजनेसेस हैं। आपने जैसे MBAs का रेफरेंस दिया, तो मैं उन लोगों को ज़रूर मुखातिब करना चाहूँगा कि आपके कोर्स में अमूमन लास्ट सेमेस्टर में या उससे पहले एक पूरा बिजनेस प्लान दिया जाता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएं। अच्छा, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कई यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ही आला हो रहा है, कराची में यूनिवर्सिटी है, 1-2 लाहौर में है, जिनको मैं समझता हूँ, मैंने खुद एज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनाग्रेट होता था तो मैंने जज किया हुआ उनको, तो वो उनके प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, वो बाकायदा एंड टू एंड करते हैं। अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, हमने जो बिजनेसेस की बात की है ज्यूश कम्युनिटी में, क्योंकि उनके बिजनेसेस सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, हम उन्हीं का खाते हैं। यहाँ पर कई टेक्निक, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम प्रोडक्ट बंद कर दें लेकिन बंद नहीं कर पाते। बिल्कुल ट्रू। वजह क्या है कि वो जब MBAs करते हैं और उससे गुजरते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपने $1 मिलियन का रेवेन्यू शो करना है डिग्री कंप्लीट करने से पहले। तो अगर आप वो शो नहीं कर रहे हैं तो आपको डिग्री तो चलें जो मिलेगी सो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको एक बिजनेस प्रोफेशनल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो हम वो प्रोजेक्ट छोटा सा बनाते हैं, अच्छा मजे की बात है, दिखाते हैं कि इसको टीचर है जो खुद जॉबियन है। अच्छा, मैं उनको टीचर को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसको आप जिससे मेंटोरशिप ले रहे हैं या जिनसे आप राब्ते में हैं वो खुद जॉबियन है, तो आपको उसको मेंटोर करना है जो बिजनेस कर रहा है और जिसने खास तौर पे इस इंडस्ट्री में अपना पैसा डुबोया है और यहाँ से कमाया। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको MBAs को वो बिजनेस प्लान कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है या अगर आपको डेवलप करना होता है बिजनेस, तो 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। नंबर 1, बिजनेसेस 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर ये कप पड़ा हुआ है, जो भी टेंजिबल चीज़ है वो प्रोडक्ट है, आप कुर्सियाँ बना लें, आप कुछ भी बना लें। दूसरी चीज़ है सर्विसेज, सर्विसेज, वो क्या है, जो आप इस वक्त कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो हमारे कैमराज हैं, ये प्रोडक्ट है और कैमरा को चलाने वाले वो सर्विसेज दे रहे हैं। सही। ये 2 मुख्तलिफ टाइप के बिजनेस हैं। तो आपको ये जहन में रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसके बिजनेस की मार्केट कौन सी है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस करने का वाहिद मतलब होता है रेवेन्यू कमाना, माल कमाना, राइट। वो एक हमारे पास है ना कि मैं जब कारोबार करूंगा तो मैं खिदमत करूंगा, देयर इज नो सच थिंग एज खिदमत। आपके पास माल नहीं है तो खिदमत कैसे करेंगे? सो पहला काम है बिजनेस से माल कमाना। तो एक प्रोडक्ट है जिसमें भी आगे अगर हम सेगमेंटाइज करें 2 हिस्सों में, एक नीड का बिजनेस है और एक वांट या नीश का बिजनेस है। नीड क्या है, आप आटा, रोटी, दालें, चीनी वगैरह, ये नीड है। अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि खिलाता है, कहते हैं ना कि लाहौर और कराची शहरों में भूखे कम सूते हैं क्योंकि यहाँ पर दरगाहें भी हैं और वहाँ से भी लोग खा के, तो
एक चीज़ जो कम से कम आप करते हैं, दिन में एक खाना तो खाते हैं, और अगर जो शौकीन है, खुश खुराक है, वो 3 से 4 खाते हैं, तो खाना इज सेम। सो अगर आपने कोई रोटी, पानी, कपड़ा, इस तरह की चीज़ों का बिजनेस किया है, तो आपके पास कस्टमर खुद आएगा आपको ढूंढता हुआ। तो आई वुड सजेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी हाँ, चीजों को। सही। ज्यादा से ज्यादा आपको ये करना होगा, कुछ लोग अपने घरों में दुकान खोल लेते हैं, हाँ और वो भी जी। चल जाती है। हाँ एग्जैक्टली। ज्यादा से ज्यादा आपको ये करना होगा कि आप मार्केट में पहुंच के दुकान ले लें। समटाइम्स वो महंगी होती है, तो आप तब तक थोड़ी सरमाया ढूंढनी इकट्ठा कर पड़ेगी सकते हैं। आपको, ठीक है। एग्जैक्टली। सो प्रोडक्ट के बिजनेस में, नीड के बिजनेस में, प्रोडक्ट में ये हो सकता है, ये हो सकता है ठीक कि है। कस्टमर आपको अप्रोच करे। तो जब आप बिजनेस प्लान डिजाइन करें, तो कोशिश करें कि इनिशियली आप नीड के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, ओके, वहां से शुरू करें, ठीक है। वरना फेल होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरा है सर्विसेज का, ठीक है। जिसमें हम हैं, आप हैं। सर्विसेज का बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है कि एक स्कूल खुलेगा, उसमें लेट्स से 20 टीचर्स हैं, तो वो जो 20 हैं, वंस दे हैव हायर्ड दोज 20, फिर जो पीछे 20 हैं वो वेट करेंगे या कहीं और मूव करेंगे, तो जाहिर है वो उन 20 को बिला वजह तो निकालेंगे नहीं, बिल्कुल। तो वो वहाँ पे कंपटीशन फिर बढ़ जाता है। सो सर्विसेज के बिजनेस में ये कंपटीशन निस्बतन ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे जो खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें किस तरह की स्किल्स, अगर चलें बिजनेस भी वो उन्होंने करना है या उनकी डिग्री भी है, फिर भी उन्हें कुछ तो स्किल्स चाहिए ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपको किस तरह अपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है, आपकी पीआर स्किल्स कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये भी चीजें मिलकर ही सारा कुछ बनता है। कौन कौन से स्किल्स जो है, कौन कौन सी उन्हें सीखनी चाहिए? सबसे पहले सेलिंग स्किल। अगर आपको अपने प्रोडक्ट बेचना नहीं आती, तो फिर आप दुकान बंद करके बैठ जाएं, कुछ नहीं कर सकते फिर। अच्छा। प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज का कर रहे हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। सही। एक दूसरा ये है कि आपको पता हो कि किस मार्केट में बिकता है। ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप बना के, जिसमें आपने हीरे जड़े हुए हैं, और आप बैठ जाएं उस मार्केट में जहां पर लोगों की एनुअल सैलरी उतनी नहीं है जितने का कप, मतलब शालमी में बैठ जाएं, तो वहां पे तो कोई नहीं खरीदेगा ना, फिर आपका जाया ही होगा। एग्जैक्टली। तो दूसरा है, पहला जैसे मैंने कहा सेलिंग स्किल, दूसरा आपको अपने बिजनेस की पोजीशनिंग देखनी है कि इसका कस्टमर मिलेगा कहाँ पर। ठीक है। हम कहते हैं कि आप अपने आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर के जेब में इतने पैसे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट खरीद सके, वो जरूरी है। तीसरी और आखिरी बात जो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूँगा, आपने जो सवाल किया उसके लिहाज से, पाकिस्तानी मार्केट बड़ी एक खौफनाक मार्केट है। मैंने प्रोडक्ट का बिजनेस भी किया है, सर्विसेज का बिजनेस भी किया है, इसके अलावा बहुत सारे फ्रंट एंड बैक एंड भी किए हैं। बल्कि मैं उमूमन कहता हूँ कि मैंने दिल और दुनियादारी दोनों ही के दुख झेले हैं। कोई मुझे मजनू कह दे तो मुझे मिसाल पे दुख होता है। क्या बात है। तो उस पे मैंने दोनों साइडों के दुख झेले हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपकी छोटे कारोबारी से पैसे निकलवाना, यानी आपने रिकवरी करनी है, ये सबसे मुश्किल काम है। तो आपको वो स्किल आना चाहिए कि आपने बेच तो दिया, प्रोडक्ट दुकान पे रखवा भी दी, क्या दुकानदार आपके पैसे रिटर्न कर रहा है आपके प्रोडक्ट सेल करने के बावजूद? एंड यूजर तो कर देता है, मैंने 1 किलो चीनी बेची, आपने मुझे पैसे दे दिए उसके। लेकिन अगर आप एक कस्टमर है जो आगे बेच रहे हैं, तो मैंने आपको 100 किलो बेचा, उसका मुझे रिफंड नहीं मिल रहा। हाँ, तो आप में ये रिकवरी की स्किल होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में रहते हुए। सेल्स की, रिकवरी की, आपके अंदर पेशेंस लेवल कितना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करते हुए टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने शुरू किया और कल वो जी नंबर 1 पर आ गया है और वाह वाह हो रही है, टाइम लगता है। तो इसीलिए पेशेंस लेवल होना, और दूसरा कि आपके अंदर उसके हवाले से कॉम्पिटेंसी कितनी है, कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं इस हवाले से, ये भी जानना ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट आपका किधर है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो आज हमने अहमद फवाद साहब से बात की है कि किस तरह अपने बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं और उसके फेलियर के कितने चांसेस होते हैं, क्या क्या वजह होती है, उस पर बात की है। अहमद फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस पर बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं रंग गोरा करने के हवाले से, क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न में हर कोई यही चाहता है कि जनाब हम दूसरों से अच्छे नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ। और लड़कियां ख़ास तौर पर बड़ी टेंशन होती है उन्हें, और ख़ास तौर पर जिन्होंने ब्राइड बनना होता है, उनके आसपास इतने लोग उन्हें बातें कर रहे होते हैं, उन्हें मशवरे दे रहे होते हैं कि जनाब रंग गोरा कर लो, अगर सावली हो तो ये वाली क्रीम यूज़ करो, ये फेशियल्स कराओ, ये मास्क जो
जो है अपने चेहरे पर यूज़ करो, तो वो भी बेचारी इतनी प्रेशराइज होती हैं कि वो रंग गोरा करने वाली स्टीरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज़ करना शुरू हो जाती हैं। अब ये स्टीरॉइड्स वाली क्रीम हम लोग जब लगाते हैं ना, लगता तो ये है कि एक हफ्ते बाद इतना अच्छा हमारा गोरा रंग हो गया है और अब तो जनाब क्या ही बात है, लश्कारे मारने हैं हमने जब भी हम इवेंट में जाएंगे। लेकिन जनाब उसके बाद जो आपकी स्किन की हालत होती है ना, आप उन लोगों से पूछें, इतनी पतली हो जाती है, इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं और वो उसकी हालत जो होती है ना, मैं अब क्या ही बताऊँ, इसके ऊपर डॉक्टर्स ही हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि स्टीरॉइड्स हमारी स्किन के साथ करते क्या हैं। अच्छा, ब्राइड्स तो लगाती हैं, जो साथ उनके ब्राइड मेड्स होती हैं वो भी ये सारी चीज़ें करना शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने स्किन को किस तरह बेहतर बनाना है, सर्दियां हैं तो सर्दियों में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स वाली क्रीमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, उनकी स्किन के लिए कितनी हार्मफुल साबित हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर कंवल, शादियों का सीज़न है, लड़कियों ने गोरा होना है, क्या करें? पहले तो वाइटनिंग क्रीम्स का यूज़ करती हैं जिसमें ढेरों सारे स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं जो स्किन को ख़राब कर देती हैं, तो क्या करें, इसके कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं? देखिए, अब आपने खुद ही तो सॉल्यूशन बता दिया है कि बड़ा इजी सा है और आप यूज़ करें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्चुअली मुनीबा, मेरे नज़दीक में हमेशा हर मरतबा इस बात पे फोकस करती हूँ कि गोरे रंग से ज़्यादा हेल्दी स्किन मैटर करती है ना। अगर आपकी स्किन हेल्दी है और आप थोड़ा सा भी उसको निखार लेते हैं, संवार लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं उस पर, तो आपकी स्किन में 4 चांद लग जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। बट हम ऐसा करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारा सारा फोकस होता है चेहरे के गोरे होने पर। इट्स नॉट अबाउट फुल बॉडी, लाइक आप हाथ सिर्फ ये इतनी सी टुकड़ी जो है ना वो चिट्टी होनी चाहिए। सो दिस इज सो वियर्ड, लाइक आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन गोरा है, बाकी अगर आपकी गर्दन देखो, बैक ऑफ द नेक देखो, आपके हाथ पाँव देखो तो वो काले, तो वो अजीब सा हो जाता है। लाइक एक छोटा सा जोक अगर मैं आपको बताऊं, कल रात ही मैंने इत्तेफाक से पढ़ा है कि एक खातून जो है सास अपनी होने वाली बहू से कहती हैं कि बेटा आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, तो ऐसा आप क्या करती हो? तो वो कहती है कि जी मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ ना, तो उसकी वजह से, मतलब फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी रंगत गोरी है। तो उनकी सास कहती है कि बेटा आप ज़रा फ़र्ज़ बाकी के नवाफिल भी पढ़ लिया करो, क्योंकि ताकि आपके हाथ पाँव भी गोरे हो जाएं। सो लाइक मतलब वो सिर्फ मुंह उनका वाइट था ना, बाकी हाथ पैर जो थे ना वो काले थे, मतलब उनका रंग जो था ना उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। और डॉक्टर कंवल, क्या करना चाहिए, किस तरह फिर, मतलब अगर लोगों ने नहीं हेल्दी रखना, अपनी चिट्टी ही उन्होंने अपनी गोरी रंगत ही करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं? फिर किस तरह की क्रीम्स वो यूज़ कर सकती हैं? देखिए, क्रीम्स आप मेडिकेटेड यूज़ कर सकते हैं। गोरा करने वाली क्रीम, इवन टोन करने वाली क्रीम, ऐसी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसीज़ पर अवेलेबल हैं। प्रिस्क्राइब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करती। वाइटनिंग, कलर का वाइट होना, ग्लो करना, ये हर पेशेंट की, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेशेंट की डिमांड होती है। आपको पता है एशिया में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर कि हम अगर बाहर से थोड़ा सा इसका कंपैरिजन लें ना, बाहर लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, वहाँ टैनिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी जो स्किन टाइप है वो 1 और 2 होती है, लेकिन जो एशियन स्किन है वो 3 और 4 टाइप्स में आ जाती हैं। सो एशियन स्किन में एक अपनी ब्यूटी, एक अपनी खूबसूरती है, बट हम उसे नहीं अगर करते एड्रेस, हम उसे नहीं एडमिट करते, तो फिर आप ओवर द काउंटर भी ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, ऐसी क्रीम्स, ऐसे सिरम्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि आपकी स्किन को हार्म नहीं देते। जैसे 3 चीज़ें बहुत इजीली, और मेरे ख्याल में आजकल हर दूसरी लड़की यूज़ कर रही है, जैसे रेटिनॉल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा विटामिन सी सिरम्स, ये तीनों सिरम फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कुछ क्रीम्स में भी होते हैं। ग्लूटाथायोन का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ग्लूटाथायोन की क्रीम्स अवेलेबल हैं, ग्लूटाथायोन्स की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, ग्लूटाथायोन्स की IV ड्रिप्स और इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। वो क्या सही है? एक्चुअली FDA अप्रूव नहीं है। अगर मैं उसे ये कहूँ कि वो सही है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, FDA अप्रूव चीज़ों को हम आगे नहीं लगा सकते, ठीक है? लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट ही वाइटनिंग है।
अच्छा। ये किसी ट्रीटमेंट में एक्सीडेंटली दरियाफ्त हो गया था। अच्छा। पता चल गया था कि जब वो एक्सेस में ये दिया जा रहा था किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, किसी मेडिकल ही प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, तो उस बंदे का कलर वाइट होना शुरू हो गया। सो एक्सेस में देने की वजह से ग्लूटाथायोन हमारी अपना लिवर भी सीक्रेट करता है, हमारे अपने लिवर से भी बनता है, बट बहुत थोड़े मिकदार में। जितना लिवर को ज़रूरत होती है वो रखता है, बाकी वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो ग्लूटाथायोन की जो ड्रिप्स हैं, ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस हैं, उसके जो कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ मल्टी विटामिन्स भी एडेड होते हैं। सो वो ना सिर्फ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करते हैं, आपकी बॉडी से काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा फैट को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसके फ़ायदे भी हैं। नुकसान में अगर हम जाएं तो देखें, आपने सबसे पहले अपना वर्कअप करवाना है, कुछ लैब ज़रूरी होती है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए कि आपका लिवर अच्छे से काम कर रहा है, आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है, तो आप एलिजिबल हैं कि आप ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं बार बार आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहती हूँ कि खुद से ट्राई ना करें। भले चीज़ें ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे तो ही आपको मेडिकेशन मिलेंगे। सो हर चीज़ मिल जाती है, तो आपने ये नहीं करना कि हर चीज़ खुद से शुरू कर दें कि डॉक्टर ने कहा था टीवी पे बैठ के, जी आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस करती हूँ कि आपने एक मरतबा एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें कंसल्टेशन के नाम पर, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि कौन सी लैब ज़रूरी हैं आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने से पहले। सो अगर आपके ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आपके लैब सब ठीक आ रही हैं, आपकी रिपोर्ट सब ठीक हैं, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको एडवाइस कर देंगे कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाइटनिंग सेफेस्ट है। वाइटनिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा नाम भी सुनते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस या वाइटनिंग ड्रिप्स लग रही है, वो भी ग्लूटाथायोन की ही है। एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको बताऊं मुनीबा, वाइटनिंग इसको कहना मेरी नज़र में गलत है। दिस इज़ नॉट फॉर द वाइटनिंग, इट्स फॉर द ग्लो। अच्छा, वाइटनिंग नहीं होती, लेकिन आपकी स्किन की टोन इवन हो जाती है, जहाँ डार्क पिगमेंटेशन होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन की जो अनइवन टोन होती है वो बेहतर हो जाती है। आपके बॉडी के जो हिडन पार्ट्स का कलर है, जो हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे का एक्सपोज पार्ट्स का भी हो जाए, वो कलर अचीव कर लेते हैं आप, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है, जो किसी वजह से डैमेज है, वो काफ़ी हद तक इन इंजेक्शन से कवर हो जाता है। अच्छा, सो आप वाइट नहीं कह सकते, बट आप उसे कह सकते हैं कि एक ग्लोई हेल्दी स्किन आ जाती है। तो विटामिन सी इनमें शामिल होता है। ठीक है, विटामिन सी के सिरम्स भी आप ले सकते हैं। विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर द ब्राइटनिंग। अच्छा। आपके ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी यूज किया जाता है, बट उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्हें सूट करता हो अगेन। हाँ, जैसे मैं हूँ, मुझे सूट नहीं करता। मैं जब भी विटामिन सी सीरम लगाती हूँ तो मेरी पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ना, ये कोई ऐसी हालांकि चीज नहीं है। विटामिन सी डाइट में भी हम लेते हैं, लेकिन आपको सूट नहीं कर रहा। यही एक मेजर बात होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एग्जैक्टली, मुझे नहीं सूट कि हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। विटामिन सी लोग वैसे ही खरीद के और लगाना शुरू कर देते हैं, जब पूरा उन्हें पता भी नहीं होता कि वो विटामिन सी लगा रहे हैं या कुछ ऐसा लगा रहे हैं जो उनकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, और इसीलिए उनकी स्किन खराब हो रही है। सो वो जब आते हैं तो पहले तो मैं उनसे लिस्ट निकलवाती हूँ कि आप यूज क्या क्या कर रहे हैं, फिर उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं कि ये चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप इसे सबसे पहले अपने आप से अलग करें और फिर इसका ऑल्टरनेट यूज करें। सो मेडिकेटेड ऐसी बहुत सारी क्रीम्स और सीरम अवेलेबल हैं। आप प्लीज उन 4-5 दिन वाली क्रीम्स पे ना जाएं, ऑल्दो कि ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं ये थोड़ा सा स्लो असर करती हैं। अच्छा, ठीक है, मेडिकेटेड सही, ठीक है। हमारी जो जिन्हें हम वाइटनिंग कह रहे हैं वो थोड़ा स्लो असर करती हैं, लेकिन आपको इफेक्टिव भी रहती हैं, हार्म नहीं देती स्किन को, और दूसरा ये कि उनका जो असर है वो लॉन्ग टर्म होता है। आप उसे लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये लोग जो सस्ती वाली जो वाइटनिंग क्रीम्स यूज करती हैं डॉक्टर कंवल, वो उन लड़कियों का मैंने भी देखा है, एक तो उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, दूसरा वेन्स उनकी नजर आ रही होती है, जब वो सन एक्सपोजर करती है तो वो रैशेस होना, रेडनेस इतनी ज्यादा हो जाती है, और वो लोग कहती हैं जी हमारे तो लालियां आ गई हैं। वो लालियां नहीं आई भाई, आपकी स्किन जल गई है, आप ये क्यों नहीं समझ आती? नेचुरल ब्लश ऑन हो जाता है वो एक्चुअली। देखिए वो उस वक्त इनिशियल में ऐसा होता है कि वो नेचुरली पिंक और पिंक से रेड शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो वो स्किन डैमेज जब आपका होता है, जब आप एक्सपोजर में जाते हैं सनलाइट की, चूल्हे के सामने, या इसी तरह ये जो आपके स्टूडियो की लाइट्स हैं, इस तरह की लाइट्स में आप जब एक्सपोज होते हैं तो वो स्टीरॉइड अपना रिएक्शन देता है।
उसमें जो मर्करी होता है वो अपना रिएक्शन देता है। सो ये ना सिर्फ आपको पिगमेंटेशन करवा सकता है, स्किन डैमेज करवा सकता है, स्किन रप्चर करवा सकता है, बल्कि वो कैंसर तक ले जाता है। सो स्किन कैंसर्स आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ दीज स्टेरॉइडल क्रीम्स। आपको इनिशियल में अंदाज़ा नहीं होता, और ख़ास तौर पे अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग कहते हैं हम 4-5 दिन के लिए लगा लेते हैं, फॉर मंथ हम लगा लेते हैं, शादी हो जाएगी, इवेंट गुजर जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। लाइक आप ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जहर जहर होता है, थोड़ी मिकदार में हो या ज्यादा हो, पॉइजन पॉइजन है, उसने हार्म देना ही देना है आपको। सो आप जब वो थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं तो वो आपकी स्किन को अच्छा खासा डैमेज कर देती है। जब आप छोड़ देते हैं, अब आपने क्या किया, क्विक लिया उसको, पूरा मंथ यूज किया और एकदम से छोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। जो लगाने के यूज टू हैं, जो मेरी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, जिन्होंने लगाना ही लगाना है, उनके लिए सिर्फ एक साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली आएंगे भी, लेकिन उनके लिए एक फिर भी बात, बिकॉज डॉक्टर हूँ, मेरा काम है ये बताना, मैं बता देती हूँ कि जब आप छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज उसे एकदम से ना छोड़ें। अच्छा, ठीक है, उसे टैपर ऑफ करें। टैपर ऑफ का मतलब ये होता है कि आप एक दिन लगाएंगे, दूसरे दिन छोड़ दें, फिर आप वीक में 2 दिन सिर्फ लगाएं, 3 दिन छोड़ दें। इस तरह अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सोचे छोड़ेंगे उसे, तो वो कम हार्म देगी एज कम्पेयर कि आप एकदम से छोड़ते हैं। उससे आपकी स्किन पतली होगी, उससे आपकी स्किन पे एक्ने निकल आती है छोड़ने के बाद भी, और उसके बाद आपकी स्किन पर मेलाज्मा यानी कि पिगमेंटेशन हो जाती है। सो ये सब चीजें हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर कवल आप कही थी, अब तो मर्द हजरात, शौहर हजरात भी साथ आते हैं और वो कहते हैं जी हमारी बीवी को गोरा कर दे। बिल्कुल ऐसे ये लिटरली मुझे अफसोस भी होता है वैसे, बट पता नहीं क्यों बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जी गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है। सो उनकी डिमांड होती है कि आप जो मर्जी करें डॉक्टर साहिबा, जो मर्जी लगाएं, जो मर्जी खिलाएं, आपने बस इसको चिट्टा कर देना है। सो मैं कोशिश करती हूँ काउंसलिंग की कि आपको ये चिट्टी क्यों चाहिए, अभी आपकी बीवी है, लाइक आप ये सोचें कि ये खूबसूरत दिखें। आप इसके लिए उनकी हेल्दी स्किन की डिमांड मुझसे कर सकते हैं। आप इसके लिए डिमांड कर सकते हैं कि इनकी स्किन पर एक्नी ना हो, मेलाज्मा ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, इस तरह की डिमांड कर सकते हैं, क्लियर हो, ब्राइटर हो, ग्लो करे। बट चिट्टा कर देने वाली, लाइक दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। आप कैसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कहीं कहीं फिर हमें कूल डाउन होना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा ये रुझान पाया जाता है ना कि चिट्टी लड़की चिट्टी होनी चाहिए, लड़की वाइट होनी चाहिए, फिर ही जनाब वो खूबसूरत लगती है। लड़की की जो स्किन है वो ग्लो करनी चाहिए, मुझे लगता है वो ग्लो करेगी वो ज्यादा अच्छी लगेगी। बहुत से चिट्टे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो अगर ग्लो नहीं कर रहे होते, उनकी स्किन ग्लो नहीं करती, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए और इवन टोन होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। तो हमारे साथ डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद थी, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर में सेहत की सहूलियात के हवाले से कि क्या क्या मिल रही हैं। वैसे तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है कि जनाब अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं गवर्नमेंट के कोई सर्विसेज लेने के लिए, तो जनाब वहाँ पर हम तो रुलते ही हैं, जो बाकी दूर दराज से जो लोग आए हुए होते हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं, रुल रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं। और अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जितने भी वार्ड्स थे, खासतौर पर जनरल हॉस्पिटल और मेयो हॉस्पिटल में, उनको अपग्रेडेशन के नाम पर तोड़ दिया गया है। मतलब वहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है उन वार्ड्स को, और वहाँ पे जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं वो अपने ऑपरेशन के लिए, अपने इलाज मुआलजे के लिए परेशान हैं, उनको वेट करना पड़ रहा है। पहले इतनी देर बाद उनकी बारी आती है, उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है, अब और ज़्यादा उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। वो लोग कहाँ जाएं जिनके ऑपरेशंस की डेट चली गई हैं, जिनको इलाज मुआलजा नहीं मिल रहा, जो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और ये वार्ड्स जो हैं उनको अपग्रेडेशन के नाम पर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर इतना ही था, अगर इतनी ही सहूलियात देनी थी, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो हमारे निगरान हुकूमत है उन्हें चाहिए था कि हमारे हेल्थ फैसिलिटेशन को बेहतर करते, फंड्स देते सेहत के शोबे को, ताकि वो जो बेड्स वहाँ पर जो मौजूद नहीं होते हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज़ वहाँ पर लेटे हुए होते हैं, अपना इलाज करा रहे होते हैं, वो लेकर आते, वार्ड्स बनाते ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को अकोमोडेट किया जाता। मेडिसिन्स की जो शॉर्टेज है, जो हॉस्पिटल से नहीं मिलती हैं, लोग बाहर जाके दुगने दामों में ख़रीदते हैं, वो लेकर आते। ये अपग्रेडेशन के नाम पे वार्ड्स को तोड़ देना और लोगों को खार करना, ये कहाँ का मुझे नहीं समझ आती कि क्या कर रहे हैं हम। जिस तरह पूरा लाहौर बिखरा हुआ है, टूट फूट का शिकार है,
पुल पे पुल बनाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें तरक्याती काम जारी है, इसी तरह हॉस्पिटल्स की भी यही सूरत हाल है। तो क्या पहले प्लानिंग नहीं की जाती है? पेपर वर्क में ये चीज़ें थी या नहीं थी, और ये क्यों? क्या इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत थी या लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत थी कि उन्हें मेडिकेशंस के हवाले से फैसिलिटेट किया जाता, बेड्स की ज़्यादा तादाद होती, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, जो मशीनें ख़राब थी हमारे हॉस्पिटल्स की, क्या उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है, उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इस पर बात करते हैं। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, क्या सूरत हाल है इस चीज़ की? वार्ड्स की अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी इस वक्त, यहाँ पे जो मैंने गिनवाई हैं चीज़ें कि अपग्रेड उसमें लेकर आते, सहूलियात का जो फुकदान था, मेडिसिन नहीं थी, बेड्स नहीं थी, वार्ड्स नहीं हैं जहाँ पर लोग आके रह सके, जहाँ पे इलाज मुआलजा करा सके, मशीन्स हमारी ख़राब पड़ी हुई हैं, उसकी अशद ज़रूरत थी या अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी? देखिए मुनीबा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है और जो स्केच आपने खींचा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑनेस्टली इस वक्त जो मरीज़ हैं वो इस वक्त दवाइयों के हवाले से बहुत परेशान हैं। हमें पता है कि इस वक्त आए रोज़ कैंसर के मरीज़ भी एहतजाज कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस सी की अद्वियात हैं, टीबी की अद्वियात हैं, और जो आम हॉस्पिटल्स के अंदर जो इमरजेंसी में या वार्ड्स में मिलती थी ओपीडी में, तो अभी अब मेडिसिन नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन पंजाब के अंदर 100 से ज़ायद जो सरकारी हस्पताल हैं इनकी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन जो है ये की जा रही है। और उनको अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि 31 जनवरी तक इसको मुकम्मल भी करना है। अब ये देखें, इतना शॉर्ट स्पैन है, फिर उस पर आपने ये सारा अरबों का बजट भी आप दे रहे हैं एक एक हॉस्पिटल को। स्पोर्ट्स सर्विसेज को 5 अरब का, म्यू को 7 अरब का, फैसलाबाद में 2 अरब का, और इसी तरह जब आप अरबों के बजट दे रहे हैं, फिर आप उन पे एक टाइम स्केल भी लगा रहे हैं कि इतने टाइम में आपने इसको मुकम्मल करना है, फिर कहीं ना कहीं जो फ्लॉज हैं वो रह जाते हैं। हाँ जी। तो इस वक्त जो सूरत हाल थी, जो कई जो तिबी माहिरीन हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं थी। ठीक है। अभी जितने पैसे स्पोर्ट्स सर्विसेज हॉस्पिटल में 5 अरब रुपया लगा रहे हैं, तो इसमें एक अच्छा टावर बन जाता है, एक हॉस्पिटल्स खड़ा हो जाता है, तो आप थोड़े से पैसे और करके आप उस पर सिर्फ रेनोवेशन पे आप इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं, ये आइंदा आने वाली गवर्नमेंट ने, किसी ने इसको जो है ये सेकंड नहीं करना। तो प्रेफरेंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो इस वक्त चूँकि निगरान सेटअप था, तो निगरान सेटअप के अंदर जो बेसिकली जो चीज़ें हो सकती थी वो यही थी कि आप जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, सबसे पहले आप उनको देते हैं। बिल्कुल। आप स्पेस बनाते, ओपीडी के अंदर सिस्टम को बेहतर करते, इमरजेंसी के अंदर इस वक्त जो मेडिसिन शॉर्टेज है, जब आपको किसी को 6 मेडिसिन लिखी जाती है तो उसको 2 दी जाती हैं, 2 जो महंगी है बाहर से वो लेके आता है, आप सबसे पहले उनको करते। हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है आप उसको बेहतर करते। उसके अंदर अभी तक कई हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है ये ठीक तरह अभी तक काम नहीं कर रहा, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, एलपी पे, कोटेशंस पे जो मेडिसिन है वो लोग लाने पे जो है वो मंगवाई जा रही है महंगे दामों। पेशेंट्स बाहर से महंगे दामों अपनी जो मेडिसिन है वो ये लेके आ रहे हैं। उसके साथ रेनोवेशन की वजह से कई हॉस्पिटल्स के अंदर जो इलेक्टिव सर्जरीज है, ऑपरेशन थिएटर्स है, वो बंद है। कई ऐसे मरीज़ अपने ऑपरेशन की सर्जरीज के लिए दरबदर हो रहे हैं, चूँकि रेनोवेशन हो रही है। जब रेनोवेशन होती है कि एक कहीं भी घर हो या कोई भी ऑफिस हो, तो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो उसमें क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं और इनका बड़ा कूल काम रह के इन्होंने काम करना होता है। और पहले भी डॉक्टर्स जो हैं बिलाल बात नहीं सुनते हैं लोगों की और उनको देखते नहीं हैं, अब तो उन्हें और बहाना मिल जाएगा कि वो लोगों वो पेशेंट्स की नहीं सुनेंगे। और इसमें हॉस्पिटल्स के अंदर आपने इन्फेक्शन के को भी बड़ा मेंटेन करना होता है, बड़ा देख के चलना होता है। तो ये सिस्टम अभी मौजूद थे हमारे पास। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स थे ये अक्सर नहीं है, ठीक है। अगर बनाने थे आप ऑपरेशन थिएटर्स अच्छे वाले बनाते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, ताकि जो लोग अपना ऑपरेशन करवाने आते हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। अक्सर जो लोग यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं वो बाद में इन्फेक्शन साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल, किसी को 7 दिन के, तो किसी को 14 दिन, किसी को 21 दिन एंटीबायोटिक्स खिलानी पड़ती है। कईयों के तो ऑपरेशन में दोबारा पस पड़ जाती है और फिर उनके जो है वो ट्रीटमेंट या ऑपरेशन दोबारा करने पड़ते हैं। तो ये जो बेसिक सहूलियात थी ये देने की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने चूँकि एक समझा कि ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, मे भी हमारी तख्तियाँ लग जाएंगी जो ता हयात या जब तक हॉस्पिटल कायम रहेंगी लगी रहेंगी, एक ये भी एक प्लान हो सकता है।
फिर एक ये भी प्लान हो सकता है कि जनाब रेनोवेशन करेंगे, रंग रोगन होगा, लोगों को वो चमक नज़र आएगी तो लोग वाह वाह करेंगे कि जनाब वेल डन, क्या बात है। निगरान वज़ीर आला ने तो कमाल कर दिया। एक ये भी सिचुएशन है। बेशक अंदर जो है वो परेशान हाल हैं, मरीज परेशान हाल है, उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही, उन्हें बेड्स नहीं मिल रही हैं जहाँ पे वो लेट के अच्छे तरीके से अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। बस बाहर से जो हमारी इमारत है वो रंग रोगन होनी चाहिए। देखिए मुनीबा, ये जो आपने बात की है ये आपकी हमारी टेंशन है, ये गरीब लोगों की टेंशन है, क्योंकि हमने वहां जाके इलाज कराना होता है ना। एग्जैक्टली, मतलब हम प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकते हैं, हमने इलाज कराना होता है और बाकी लोगों को वहां जाके सिर्फ फोटो सेशन कराना होता है और कुछ नहीं। आप अभी देखें, आपको यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड लिख दे, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो बड़ी पुरानी है, ख़राब है, वो कहते हैं आप प्राइवेट कराएं जाके, ठीक है। आप सिटी स्कैन कराने के लिए चले जाएं, अगर 4 मशीनें पड़ी हैं, पता चल रहा है जी 1 चल रही है, 3 ख़राब हैं, तो आपको 6 दिन बाद का जो है वो टाइम मिलेगा। MRI करवाने चले जाएं, उसकी भी यही सिचुएशन है। एक्सरे कराने चले जाए इमरजेंसी के अंदर, अभी मशीन ख़राब पड़ी होगी, लोगों के पास नहीं होती बिलाल, इतनी सकत नहीं है ना ही उनकी जो जेब है इजाज़त देती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर से जाके, जहाँ पे हमें सहूलत दी जा रही है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आए, वहाँ पे आपको मुफ्त जो है ना हर चीज़ कराई जाएगी, आपके टेस्ट भी मुफ्त होंगे, वरना कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। अभी देखिए इनके पास एक बड़ा अच्छा एक प्लान था, वो ये था कि अभी ये सिर्फ एमरजेंसी को फोकस करते, एमरजेंसी को अपग्रेड करते, एमरजेंसी में तमाम तर जो सहूलियात थी वो बेहतर करते, जो मेडिसिन थी वो देते, आवाम को फैसिलिटेट करते, और मैक्सिमम एक क्राइटेरिया ऐसा बनाते कि वहाँ पे हर टाइम जूनियर के साथ एक सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद हों। अक्सर जो एमरजेंसी हैं यहाँ पे सिर्फ HO काम कर रहे थे, या मैक्सिमम एक PGR जो होता है वो काम कर रहा होता है। अक्सर जो सीनियर रजिस्ट्रार है या असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं होते, तो उनसे मुशावरत ऑन कॉल की जाती है। तो इन चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, ये ज़्यादा बेसिक जो थी। नहीं तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बिलाल, उनसे नहीं मशवरा किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पर कि क्या करना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत किसकी है, हमें क्या अपग्रेड करना चाहिए, वो नहीं की जाती, मुशावरत वाला कोई सीन नहीं है। नहीं जी, देखें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें PM में आता है, उसमें फिर जो YDA है वो आता है, या मतलब जो बड़ी डॉक्टर्स की तंजीमें हैं वो आती हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाते। ये चूँकि एक वज़ीर आला चूँकि ख़ुद बड़े इंटरेस्टेड हैं इस वक्त हेल्थ सेक्टर में, मतलब हर रोज़ और दूसरे दिन वो दौरा करते हैं, फिर उसके साथ वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, MS, ये सारे लोग साथ होते हैं। ये अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि इसमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है या नहीं, लेकिन चूँकि इस वक्त वो कहते हैं कि फ़ंड्स हैं, फ़ंड्स को लगाना है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है रेनोवेशन की, तो वो करनी है। तो फिर इस चीज़ पे आके देखिए कहीं ना कहीं तो मतलब हमारे कई जो डॉक्टर्स दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया कि हमारे वार्ड्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, बड़े अच्छे हमने रेनोवेट किए थे, बनाए थे कुछ 6 माह पहले, कुछ साल पहले, उसको भी उखाड़ दिया है और उनको भी रेनोवेट जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, कुछ साइट्स हो सकती थी, कुछ मखसूस हो सकता था, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा में फिर सारी आ गए। तो इस तरह ये है कि टू सम एक्सटेंट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त बजट का जो है बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और बेजा इस्तेमाल करने की वजह से जो है ये फिर सारी चूँकि इसमें कुछ पर्सनल भी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से अभी जो मामलात होने चाहिए तो वो पेशेंट जो है ये उनकी सहूलियात के हवाले से जो थे वो होने चाहिए थे कि पेशेंट्स को हमने जो मरीज वहाँ पे आते हैं उनको किस तरह सहूलियात देनी है। दौरे करें, कोई मना नहीं कर रहा आपको दौरे करने से, लेकिन अच्छे तरीके से एक मैकेनिज्म हमें बनाना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि एक मैकेनिज्म होता, हमारे फंड्स अच्छे तरीके से उनको स्पेंड किया जाता, ताकि जो मरीज़ हैं, जो जिनकी दादरसी कोई नहीं की जाती है, वो जो परेशान हाल होते हैं, उनकी सुनी जाती, उनको अच्छा इलाज मुआवजा दिया जाता। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।